नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी ट्विटर की कार्रवाई पर उठते सवालों की, बंगले को लेकर भिड़े बीजेपी के दो दिग्गजों की, बात करेंगे केंद्र के खिलाफ बिहार में एकजुट होते दलों की, हाई कोर्ट में खाली पड़ी जजों की कुर्सियों की, जानेंगे पंजाब विधानसभा से पहले क्यों हुई बादल और चौटाला की मुलाकात, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों के निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे करने वाले सांसदों पर सभापति नायडू ले सकते हैं सख्त फैसला। मर्यादा को तोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने सांसदों के व्यवहार पर दी थी लिखित शिकायत। पीएम नरेंद्र मोदी ने की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च, गिनाए पॉलिसी के लाभ। गुजरात समिट में लॉन्च की है पॉलिसी। संसद के दोनों सदनों में ओबीसी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पास होते ही एक्शन में योगी सरकार। 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी शुरू। नए विधेयक में राज्यों को मिला है ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। आदि गोदरेज का गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा, भाई नादिर को सौंपी जिम्मेदारी। शेयर बाजार में आई तेजी, 593 अंकों की तेजी के साथ 55,437 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 165 अंकों की तेजी, 16,529 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। कांग्रेस और ट्विटर के बीच शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्विटर सरकार के इशारे पर ये सब कर रहा है, जिससे हमारी आवाज को दबाया जा सके। ट्विटर की बढ़ती हरकतों को देखते हुए अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। कैसे बरसे ट्विटर पर राहुल और सरकार पर कैसे साधा निशाना, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्विटर को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते मोदी सरकार मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस सांसद सहित 5 कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने और पार्टी के तमाम अकाउंट्स को लॉक करने को लेकर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें राहुल ने कहा है कि एक कंपनी के तौर पर देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रहा है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है, यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है। यह सिर्फ मेरी ही आवाज को बंद करने की बात नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को चुप कराने का मामला है। ट्विटर का रवैया पक्षपात वाला है। इसी के साथ ही पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से कांग्रेस नेता अलका लांबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो अपने अकाउंट पर राहुल की फोटो लगा दी है। श्रीनिवास ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। आइए मिलकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता का दावा है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब 5,000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर ट्विटर एक के बाद एक कांग्रेसियों के अकाउंट ब्लॉक कर रहा है। ट्विटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हीं तस्वीरों को शेयर किया तो उन्हें नहीं हटाया गया। इस बीच सवालों के घेरे में आए ट्विटर इंडिया को अपनी छवि बचाने की चिंता हो रही है। भारत में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को ट्विटर ने अमेरिका बुला लिया है। उनकी ट्विटर के मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर पद पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ एमडी के तबादले से ट्विटर अपनी जवाबदेही से बच सकता है? राजीव जी, सदन में तो सरकार ने विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। विपक्ष ज्यादा सवाल ना पूछे, इसलिए किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कराई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और वो मोदी सरकार से लगातार सवाल भी पूछते रहते हैं, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद करा दिया और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी बंद कराने की तैयारी है। यानी सरकार से आप ना संसद में सवाल कर सकते हैं, ना सड़क पर और ना ही सोशल मीडिया पर। मोदी सरकार को राहुल से इतना डर क्यों लगता है? जी अंशिता, राहुल गांधी की छवि को कमज़ोर दिखाने की कोशिश या उनकी राजनीति का माहौल उड़ाने की कोशिश एक अरसे से बीजेपी कर रही है। कई बार ये दिखाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस कमज़ोर हुई है। उन पर अक्सर ये आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि राहुल गांधी समय बिताने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हर बयान, हर सवाल, हर रणनीति पर जिस तरह बीजेपी के कई नेता जवाब देने के लिए सामने आते हैं, उससे पता चलता है अंशिता कि राहुल गांधी को
जितना कमज़ोर दिखाने की कोशिश बीजेपी करती है, दरअसल भीतर से उन्हें उतना ही राहुल गांधी से डर लगता है और खुद कमज़ोर है। तभी तो उनकी हर बात पर प्रतिक्रिया देना बीजेपी के लिए ज़रूरी हो जाता है। अभी जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को प्रतिबंधित करने का काम चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं यही दिखला रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त एक मजबूत नेता के रूप में देश के सामने उभरे हैं। और शायद ये होना ही था, क्योंकि इस वक्त अकेले राहुल गांधी ही विपक्षी नेताओं में नजर आते हैं जो लगातार मोदी सरकार के गलत फैसलों और नीतियों पर बिना डरे, बिना किसी दबाव के सवाल उठा रहे हैं। खुद को अजेय मानने वाली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जब अपने सामने एक निडर, बेखौफ नेता को देख रही है तो कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष के सवालों का तो मोदी सरकार जवाब नहीं देती, लेकिन अब उसके सामने अपनों के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस समय बीजेपी के दो नेता ही आपस में भिड़े पड़े हैं। सवाल एक बंगले का है जो दिल्ली के लुटियन जोन में है। बीजेपी का एक दिग्गज उस बंगले में रह रहा है तो दूसरे के नाम पर उसे आवंटित कर दिया गया था। दोनों की पसंद एक ही बंगला है, जिसने सरकार की भी परेशानी बढ़ा दी है। तो बीजेपी के कौन से दिग्गज भिड़े एक बंगले को लेकर, देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह बढ़ती जा रही है। इस कलह का ही असर था कि पार्टी को 2 महीने में ही अपने 2 सीएम बदलने पड़ गए। ताजा मामला पार्टी के 2 दिग्गजों के बीच शुरू हुए विवाद का है। पूर्व और मौजूदा मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ है एक बंगले को लेकर। बता दें कि हाल ही में कैबिनेट से हटाए गए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 27 सफदरजंग रोड पर स्थित बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया है। मंत्री के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला था, जिसे उनको अब नियमों के मुताबिक 1 महीने में खाली करना था, लेकिन वह इसी में बने रहना चाहते हैं और उन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट से इसकी परमिशन भी मिल गई है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि हाल में नागरिक उड्डयन मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी बंगले में रहना चाहते हैं, जिसका कारण ये है कि सिंधिया परिवार लंबे समय से इस बंगले में रहता रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2019 में लोकसभा चुनाव हारने तक इसी बंगले में रह रहे थे। इससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया भी इसी बंगले में रहे और अपनी अंतिम सांस ली थी। इस बंगले से जुड़ी तमाम यादों के कारण सिंधिया इसी में शिफ्ट होना चाहते हैं। बता दें फिलहाल वह आनंद लोक में स्थित अपने निजी आवास में रह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो किसी और बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहते। अब पूर्व और मौजूदा मंत्री की जिद ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। वो किसकी अर्जी माने, पूर्व मंत्री की या वर्तमान मंत्री की? अब इस दुविधा से कैसे निकलेगी बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार दुविधा में पड़ गई है। निशंक बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है, तो सिंधिया ने कह दिया है चाहिए तो 27 सफदरजंग रोड वाला बंगला ही, नहीं तो घर तो उनके पास दिल्ली में पहले से ही है। सरकार दुविधा में है और ये दुविधा बिहार में उसकी ही सरकार ने और बढ़ा दी है। दरअसल बिहार के सीएम ने जातिगत जनगणना के मामले में बीजेपी के उलट रास्ता अपना लिया है। उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी थी और अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी एक चिट्ठी लिखी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में अब फूट नजर आने लगी है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू बीजेपी से अलग अपनी राय खुलकर रखने लगी है। जातीय जनगणना के मामले पर तो बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां जातीय जनगणना के खिलाफ है, तो नीतीश कुमार खुलकर इसका पक्ष ले रहे हैं। जातीय जनगणना पर आरजेडी और जेडीयू के सुर आपस में मिल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश से यहां तक कह दिया कि यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तो बिहार सरकार को अपने खर्च पर जातीय जनगणना करना चाहिए। वो इसके लिए नीतीश पर दबाव भी बना रहे हैं। इस मामले पर तेजस्वी ने एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में तेजस्वी ने लिखा, सड़क से सदन तक आरजेडी ने संघर्ष किया। विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र सरकार के पास गया, बीजेपी ने भी समर्थन किया। मैंने सीएम नीतीश कुमार से अपील की थी कि एक कमेटी बनाकर पीएम से मुलाकात की जाए। इसे लेकर सभी दलों ने सीएम से मुलाकात भी की थी। 4 अगस्त को सीएम ने पत्र लिखकर पीएम से मिलने का समय मांगा, लेकिन अब तक समय नहीं मिला। पीएम बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन जिस राज्य ने सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की दी, उसके सीएम को प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। हमने ये भी अपील की कि अगर केंद्र सरकार जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है तो कर्नाटक की तर्ज पर राज्य सरकार करवा ले। जातिगत जनगणना की मांग करने का मतलब नहीं कि हम जाति की राजनीति करते हैं। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए उसके जड़ तक जाना जरूरी है। जातिगत जनगणना से पिछड़े समाज के लोगों की स्थिति पता चलेगी। आज मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमारी मांग राज्य हित में है। पीएम को 1 हफ्ते से समय नहीं मिल रहा तो ये नीतीश कुमार का अपमान है। पीएम सबसे मिल रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं?
हमारी मांग है कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण का दायरा है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। अगर पीएम समय नहीं देते हैं तो सभी दल जंतर मंतर पर धरना दे। सबसे अनुभवी सीएम को प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे तो स्थिति समझ लें। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि नीतीश से मिलने के लिए पीएम जानबूझकर समय नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग रख चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनकी बात सुन ही नहीं रही है। जातिगत जनगणना का मुद्दा सालों पुराना है। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब इस मुद्दे ने केंद्र को मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी ओर देश की न्याय व्यवस्था भी मुश्किल में है। देश में न जाने कितने लोग न्याय के इंतजार में हैं। न्यायालयों में फाइलों के ढेर पड़े हैं, लेकिन उन पर सुनवाई लटकी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? अब इसे लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश में न जाने कितने लोग न्याय के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। न्यायालयों में फाइलों के जत्थे पड़े हैं, लेकिन उन पर सुनवाई लटकी रहती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंडिंग केसों को लेकर चिंता जाहिर की थी, खासतौर पर ऐसे केस जो 20 से 25 साल पुराने थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्यों लोगों के मामलों की जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती? अब इस मामले पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि देश के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के कई पद खाली पड़े हैं। कोर्ट में कमरे भी हैं, न्यायाधीशों की कुर्सियां भी हैं, लेकिन उन पर बैठने वाले लोग नहीं हैं। कई कोर्ट रूम में तो जज के ना होने के चलते ताला लगा हुआ है। ऐसे में सुनवाई प्रभावित होगी ये भी तय है। काम ज्यादा है, लोग कम, इसीलिए न्यायालय में मामलों की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती। बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट 66 रिक्तियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 41 पद खाली हैं और वो दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, इस साल अप्रैल से कलकत्ता उच्च न्यायालय में कोई स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश भर में कुल मिलाकर 453 रिक्तियां हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 71 पदों की स्वीकृत शक्ति है, लेकिन केवल 31 न्यायाधीश पोजीशन में हैं। दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जहां 94 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 66 पद अभी भरे जाने बाकी हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में 57.4% वैकेंसी है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 48.2% वैकेंसी है। जबकि इस पूरे मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि पदों को भरने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के चलते कई मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सरकार के सामने भी इसे लेकर तमाम चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के लिए भी तमाम चुनौतियां सामने हैं। 5 महीने बाद ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब में तेजी से राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। ताजा मामला इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मुलाकात का है। तो क्या है दोनों दलों की रणनीति और किस मुद्दे पर हुई चर्चा? राजनीति में जब 2 अलग अलग दल के नेता मुलाकात करते हैं तो उससे न सिर्फ सियासी पारा गरमाता है, बल्कि सियासी मायनों को भी बल मिलता है। अब इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मुलाकात हुई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हाल ही में रिहा होकर बाहर आए हैं, जिसके बाद से उनका विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बादल चौटाला की बीच हुई मुलाकात से पंजाब और हरियाणा में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये इसीलिए भी क्योंकि हरियाणा और पंजाब की राजनीति में चौटाला और बादल परिवार के रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। दोनों नेता पार्टी लाइन से हटकर चुनाव के दौरान एक दूसरे की न केवल मदद करते रहे हैं, बल्कि मुश्किल की स्थिति में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि अब एक बार फिर से दोनों दल करीब आकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ जहां हरियाणा में चौटाला का दबदबा कम हुआ है, तो वहीं पंजाब में अकाली दल भी कमजोर पड़ा है। कृषि कानून के चलते शिरोमणि अकाली दल अब बीजेपी के 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर अलग हो चुकी है। पंजाब की सियासत में अकाली अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए बीएसपी के साथ हाथ मिलाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। लेकिन किसान आंदोलन ने उनकी चिंता बढ़ा रखी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अकाली के सामने 2022 का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए वो चौटाला का सहारा लेकर अपनी चिंता को दूर करने में जुटी है। अब देखना होगा चौटाला और बादल मिलकर क्या अपनी अपनी पार्टियों का वजूद बचा पाते हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के निजीकरण के फैसले की। जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंकिंग से लेकर रेलवे तक कई कंपनियां सरकार की निगाह में हैं, जिनका जल्द ही निजीकरण हो जाएगा। 7 कंपनियों के जल्द ही निजीकरण के संकेत मिल रहे हैं। इस ओर खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इशारा किया है और उन्होंने बताया कि बिकने की कतार में कौन सी कंपनी सबसे आगे है, पहले किसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है तो उसमें विकास के दावे होते हैं, जनहित की बात होती है, लेकिन मोदी सरकार के बजट में तो केवल प्राइवेटाइजेशन ही नजर आ रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास की बजाय निजीकरण का राग अलापा था और अब मोदी सरकार तेजी से इसी ओर अपने कदम बढ़ाती जा रही है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर में 7 कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए वो PSU के लिए एक नीति भी लेकर आई है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम और कॉनकोर का विनिवेश होगा। मैं कहती हूँ कि इन सभी का विनिवेश होगा और जोर लगाएंगे तो इन सब का विनिवेश इसी साल हो। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन को लेकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। इन कंपनियों का भी विनिवेश होगा। इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए वित्त मंत्री मोदी सरकार के खाली हुए खजाने को भरने की कोशिश कर रही है। दरअसल सरकार ने इस साल के बजट में विनिवेश से 1 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 2 सरकारी बैंक और LIC में हिस्सेदारी बेचना शामिल है। LIC के IPO को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि विनिवेश के जरिए अब पैसा जुटाया जाएगा, यानी साफ है कि सरकार हिस्सेदारी बेचकर ही अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार केवल सत्ता का स्वाद चखने के लिए है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।